हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक तोमर। आज जो हमारा विषय है वो मुगल सम्राट, जो तीसरा मुगल सम्राट हुआ है, यानी कि पहला बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर। इतिहास में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इतिहासकार को भी अंदाज़ा नहीं होता, या वो क्या होंगी, उनके परिणाम क्या होंगे। इसको जानना और इसको पढ़ने के बाद ये चीज़ पता लगती है। 1556 अकबर का कोरोनेशन, हुमायूं की मृत्यु, और 1556 में एक ऐसी घटना घटी जिसे एक घटना ने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। और जिनको राज नहीं करना था, जिनको राज नहीं मिलना था, उनको राज मिल गया, और जिनको राज मिलना था, जिनको सिंहासन मिलना था, उनसे चला गया। एक छोटी सी घटना कैसे घटी देखिए। शेरशाह सूरी के बाद जो उसके कमजोर उत्तराधिकारी हुए इस्लाम शाह के बाद में, तो सूर साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया। इसका फायदा जो द्वितीय सम्राट था मुगल, हुमायूं ने फायदा उठाया और दिल्ली अपने कब्जे में ले ली। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था, और 1556 में दीन पनाह की जो बिल्डिंग थी उससे उसका पैर फिसला और वो फिसल कर मर गया। अब एकदम अचानक क्या होना था, उस समय लगभग 13 साल कुछ महीने अकबर की उम्र थी, और उस समय अकबर पंजाब में कलानौर जगह पर था। लेकिन बैरम खां ने अपने जीते जी उसको एक पहला अपना जो संरक्षक बनाया था, उसका नाम था मुनीम खां, और मुनीम खां के बाद जो संरक्षक बनाया था उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां एक सिया समुदाय का मानने वाला था, जबकि जो मुगल थे ज्यादातर वो, और ज्यादातर क्या लगभग सभी वो सुन्नी संप्रदाय के मानने वाले थे। लेकिन होल लाइफ बैरम खां ने अपनी जान की बाजी लगाकर मुगलों की सेवा की, और कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब यहाँ ये बात का जिक्र जो मैंने किया है वो देखिए क्या है। एक व्यक्ति है जिसका नाम हेमू है, और वो नमक का व्यापारी है, उसको वकाल भी कहा जाता है। और उसने 24 लड़ाइयां अपने जीवन में लड़ी, और जब वो 22वीं मतलब 24 लड़ाई लड़ी और 22 उसने जीती। लेकिन 1556 में जो पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ, उस युद्ध में आदिल शाह का सेनापति, जो एक तरीके से स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था, उसका युद्ध बैरम खां के साथ हुआ। हालांकि एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच हुआ, तो भाई अफगानों और मुगलों के बीच हुआ। दूसरा किस तरीके से पूछ सकते हैं कि बैरम खां और हेमू के बीच हुआ। और तीसरा कैसे कह सकते हैं कि जो आदिल शाह का सेनापति था और उधर अकबर था, उनके बीच हुआ। लेकिन आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे मैं आपको नाम बताता हूं। आपने नाम सुना होगा राणा प्रताप के घोड़े का, जिसको चेतक कहते हैं। आपने नाम सुना होगा हैदर अली का, हैदर अली के हाथी को पवन गज कहते हैं। ऐसी एक हाथी का नाम था, उस हाथी का नाम था, वो हाथी था हेमू का, और उसका नाम था हवाई। और उस हाथी पर बैठकर वो युद्ध कर रहा था। उसकी आंख में एक तीर लगा अचानक, और वो नीचे गिरा। पूरी जो युद्ध जीतने वाला था, पानीपत का सेकंड युद्ध जीतने वाला था, वो उस युद्ध को अचानक हार गया, और सारी सत्ता मुगलों के हाथ में चली गई, और बैरम खां ने हेमू का कत्ल कर दिया। यानी कि एक तरीके से अफगानों का और हेमू का पत्ता साफ हो गया। अब यहाँ पर 1556 में अचानक हुमायूं के मरने से जब अकबर का कोरोनेशन, राज्याभिषेक होता है, तो देखिए अकबर उस समय कहां पर है, कलानौर कहां पर, पंजाब में जब अचानक खबर दिल्ली से आती है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो वहां पर एक हुमायूं की हूबहू शकल का एक व्यक्ति था जिसका नाम मुल्ला बेगची था। उसी को और ड्रेस पहनाई और उसने जनता को दर्शन दे दिया कि अभी हुमायूं जिंदा है, और उधर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक करा दिया। एक बात याद रखने की है, जो कामरान था, हुमायूं का एक भाई कामरान था, यानी कि अकबर का चाचा, उसका एक बेटा था अबुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक का पूरी तरह विरोध किया और उसमें हिस्सा नहीं लिया। ये बात आपके आगे काम आएगी। तो यहाँ पर अबुल माली ने विरोध किया, उसके संरक्षक उसको बना दिया जाता है। तो कुल मिला के 1556 में अकबर दिल्ली का सम्राट बन जाता है। और उसकी हिस्ट्री को जानने के लिए हम देखते हैं हुमायूं और हमीदा। हुमायूं पिता का नाम, हमीदा माता का नाम।
हुमायूं सम्राट है, हमीदा बानो बेगम है, और 1542 में राणा वीरसाल का कोर्ट है। राणा वीरसाल का कोर्ट है। जब आपको इस बात की जानकारी है 1540 में शेरशाह भगा देता है, हुमायूं को हरा देता है, तो ये जगह जगह घूमता फिरता रहता है और ये ईरान भी चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद ये राणा वीरसाल में इसके 1542 में इसके बेटे को जन्म होता है। तो इसकी परिस्थितियां उस समय कोई खास नहीं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे शेरशाह का जो उत्तराधिकारियों का साम्राज्य कमजोर होता है, ऐसे ऐसे इसके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो एक शब्द होता है संरक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको फारसी में अतालिक कहते हैं, अतालिक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाई बैरम खां का संरक्षक कौन था, तो आमतौर पर आंसर आता है बैरम खां था, लेकिन बैरम खां इसका दूसरा संरक्षक है, पहला संरक्षक है मुनीम खां। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अकबर को पहली जिम्मेदारी कहां की दी गई, तो देखिए अकबर को पहली जिम्मेदारी गजनी का सूबेदार बनाया गया 1351 में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 1542 में जन्म हुआ है और 1351 में उसको 9 वर्ष के लगभग उसे गजनी का सूबेदार बना दिया जाता है, और 1551 में उसका विवाह होता है हिंदाल की पुत्री। अब देखिए हिंदाल कौन है, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्कर, ये 4 भाई थे, और ये हुमायूं इसका अकबर का पिता है, और इसका चाचा, इसके चाचा की बेटी के साथ इसकी पहली शादी होती है रुकैया बेगम। इसका नाम क्या है, रुकैया बेगम, जो आजकल आप धारावाहिक में देखते हैं, वो कौन सा धारावाहिक आता है, जोधा अकबर, उसमें रुकैया बेगम नाम की एक महिला दिखाई जाती है, तो इसकी पत्नी है। और देखिए ये होल लाइफ निसंतान रहती है, इसकी कोई संतान नहीं पैदा होती, और ये काफी लंबे समय तक जीवित भी रहती है, और रुकैया बेगम इसका नाम है, और ये हिंदाल की बेटी है, एक तरीके से उसकी चाचा की बेटी हुई, उसके साथ विवाह होता है। और दूसरी तरफ 1561 में बैरम खां को ये अपना पिता तुल्य मानता था, लेकिन बैरम खां की कहानी भी कुछ ऐसी है, बैरम खां होल लाइफ पूरा अपना जीवन समर्पित कर देता है, लेकिन एक कहानी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग आएगी। देखिएगा, एक शब्द आता है अतका खेल, इस टर्म को देख लीजिए गौर से, अतका खेल, इसको हिंदी में कहेंगे हम प्रतिपोषक वंश। अतका का मतलब है यहां पर जो परिवार, जो महिलाएं, जो पुरुष अकबर के पालन पोषण में सहयोग करते थे, उनका एक पूरा ग्रुप था, उसको कहते हैं हम अतका खेल। तो हिंदी में कहेंगे इसको प्रतिपोषक वंश। इसमें कौन कौन आता देखिए, महामंगा, जीजीअंगा, हमीदा बानो बेगम, शमसुद्दीन अतका खां, आदम खां, पीर मोहम्मद। और यहाँ ये जो महामंगा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुगल साम्राज्य की पहली महिला है जो प्रधानमंत्री पद धारण करती है, और इसका काफी बड़ा रोल होता है। और ये जो आपका आदम का पीर मोहम्मद है, वो इसी के पुत्र होते हैं। तो ये महामंगा, जीजीअंगा, हमीदा बानो बेगम, शमसुद्दीन अतका खां, आदम खां, पीर मोहम्मद, ये सब किसमें, अतका खेल में, प्रतिपोषक वंश में। और ये सारे के सारे बैरम खां के खिलाफ हो जाते हैं, और अकबर उस समय पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। एक तरफ आरपी त्रिपाठी क्या कहते हैं इतिहासकार, कि अकबर स्वयं बैरम खां से पत्ता छुड़वाना चाहता था, स्वयं उससे के अंडर में से अलग होना चाहता था, स्वयं स्वतंत्र होना चाहता था। लेकिन यहां पर कहा गया है कि ये जो अतका खेल है, इसका पूरी तरह से अकबर पर प्रभाव था, और ये सब एक तरीके से षड्यंत्र रचते हैं बैरम खां को हटाने का, और कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1560 तक का जो समय है, 1560 से 62 तक का, और कुछ इतिहासकार 64 तक भी कहते हैं, इसको कहते हैं कि अकबर पर पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन या जो हरम का शासन वो हावी रहता है, क्योंकि अकबर इन्हीं की बात मानता है, और इनकी बात मानने से जो बैरम खां होता है उसमें कहीं ना कहीं विरोध के स्वर आ जाते हैं, और जब वो विरोध के स्वर आ जाते हैं तो उसके दिमाग में भी ये बात आ जाती है कि जो अबुल माली था, कामरान का बेटा, जिसने अकबर के राज्याभिषेक का विरोध किया था, अब वो इसको अबुल माली को सुल्तान या सम्राट या बादशाह बनाने की सोचने लगता है। ऐसी स्थिति में इसके साथ अकबर की सेना का युद्ध भी होता है, बैरम खां की का, उसमें बैरम खां हार जाता है, और बैरम खां के सामने 2 शर्तें आती हैं, या तो कोई जागीर ले ले वहां चला जाए, और या मक्का चला जाए। स्वाभिमानी बैरम खां मक्का जाने की सोचता है और जाने लगता है। रास्ते में मुबारक खान नाम का एक पठान या एक खान उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के कारण पीछे ये था कि उसके बाप की हत्या पानीपत के युद्ध के दौरान
बैरम खां ने की थी। ऐसी स्थिति में 1560 में ये उससे मुक्त हो जाता है बैरम खां से, और बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है, और उसका जो पुत्र होता है उसका नाम होता है अब्दुल रहीम खान खाना। एक बात और समझ लीजिए, ये जो खान खाना उपाधि है, अकबर बैरम खां को खान बाबा कहा करता था। खान बाबा का मतलब यह पिता तुल्य है। तो ये बाद में इस खाने खाना का टाइटल अब्दुल रहीम खान खाना को दे देता है। और यहाँ ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है, ये अकबर के नवरत्नों में से एक है, और ये कलम का भी धनी है, विद्वान भी है। और इनके बारे में ये आपने जो रहीम के दोहे सुने होंगे हिंदी में, ये सारे रहीम के दोहे ये अब्दुल रहीम खान खाना के ही हैं। रहीम इनका ही नाम है। और इनके बारे में ये कहा जाता है, जो राइटर लेखक इनकी तारीफ में लिखा करते थे तो उन्हें ये गधा भर, मतलब गधे पे सरफियां या जो भी धन होता था उसे भर के देते थे, ऐसा इनके बारे में कहा गया है। ये एक तरीके से अकबर का वो टाइम है जिसमें अकबर मैच्योर हुआ है। इसके बाद जो 1556 का हमने आपको देखिए ये डिस्कस किया, पानीपत का द्वितीय युद्ध। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि भारत में एक चीज समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, तीनों ही युद्ध बड़े महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है, उसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसमें मुगल जाते जाते बच जाते हैं। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होगा अब्दाली और मराठों के बीच में, उसमें मराठों का कहीं ना कहीं सर्वनाश की तरह हो जाता है एक तरीके से। तो ये पानीपत बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अब यहां पर बताते हैं कि हेमू ने 24 युद्ध लड़े थे और 24 युद्ध में से 22 युद्ध उसने जीते थे। तो हेमू के हाथी का नाम था हवाई, और जब उस पर बैठा था, और ऐसा बताते हैं इतिहासकार, आरिफ कंधारी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वो युद्ध अपनी आंखों से देखा था, मतलब एक तरीके से प्रत्यक्षदर्शी था आरिफ कंधारी। तो यहां बताया जाता है कि हेमू युद्ध जीतने वाला होता है, अचानक उसके आंख में तीर लगता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसकी सेना में अफरा तफरी मच जाती है, सेना भाग खड़ी होती है। और ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि अकबर की जीत संयोग था और हेमू की हार दुर्भाग्य था। और लेकिन दुर्भाग्य हो या सौभाग्य, इससे अकबर की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। और अकबर 1556 के बाद 1557 में सिकंदर सूर का आत्मसमर्पण करा देता है, उससे अफगानों का सुपड़ा साफ हो जाता है। 1557 में मानकोट जीत लेता है, 1558 में अजमेर जीत लेता है, 1559 में ग्वालियर जीत लेता है, 1560 में जौनपुर, जिसको सल्तनत पीरियड में सिराज ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि जो प्राचीन काल में तक्षशिला का स्थान था वो मध्यकाल में जौनपुर का स्थान था। वहां पर शिक्षा के मामले में बड़ा उच्चा हिसाब किताब था। 1561 में चुनारगढ़ का किला जीत लेता है। इस किले के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी आगे की चीजें। देखिए जो हमने अकबर के बारे में डिस्कस किया है, अकबर का जो समय है वो लगभग 49 ईयर्स कुछ महीने बैठता है। और वास्तव में मुगल साम्राज्य इतना मजबूत हुआ, और ऐसी स्थिति में इन 49 सालों को 10 मिनट या 20 मिनट की वीडियो में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने इसमें जो बेहद खास क्वेश्चन है वो लिए हैं। एक तो क्वेश्चन यह है कि भाई इसका टाइम पीरियड जो है संसार के उन राजाओं में भी बहुत ज्यादा मान्य है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। जैसे आप देखते हैं प्राचीन काल में अशोक का साम्राज्य था, तो लगभग 49 साल, जो बाद में औरंगजेब भी करता है। हालांकि अकबर ने मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत की थी, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की नींव को उखाड़ दिया था लास्ट में आके। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ। जो सबसे पहले हमने 1556 में पानीपत के युद्ध को डिस्कस किया। इसके बाद में 1561 में जब मालवा पर चढ़ाई करवाता है, तो मालवा का राजा बाज बहादुर, क्या नाम है, बाज बहादुर। और ये जो साहब बाज बहादुर हैं, इनकी एक पत्नी का नाम है रूपमती, नाम भी रूपमती है, और ये रूपमती थी, वास्तव में बहुत सुंदर थी, और ये गायन में नृत्य में पारंगत थी। और ये जो साहब थे ये पूरी तरह से मदमस्त रहते थे, इन्हें राजकार्य से बहुत कम मतलब होता था। वैसे संगीत में ये भी निपुण थे। आपने एक शब्द सुना होगा कि अकबर नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था, तो वो जो नगाड़ा सीखा था अकबर ने वो बाज बहादुर से ही सीखा था। और बाज बहादुर यानी कि मालवा की जो राजधानी थी वो थी सारंगपुर। तो 1561 में अकबर के द्वारा वहां पर आदम खां को भेजा जाता है,
और आदम खां बाज बहादुर को युद्ध को जीत लेता है। और जो इतिहासकार बदायूनी है वो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार है जिसने इस युद्ध को देखा। अब यहां पर यह बात भी समझ लीजिए, ये जो आदम खां है जब ये वहां से आता है मालवा से जीतकर, तो वहां से ये वहां गमन करता है, यानी घोटाला करता है। और इस घोटाले की वजह से अकबर इससे नाराज हो जाता है और एक ये दो हत्याएं भी गलत कर देता है अकबर के वफादारों की। तो अकबर इसको आगरा के किले से फेंकवा देता है। और जब अकबर इसको आगरा के किले से फेंकवा देता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी माता का नाम होता है महामंगा, जो मुगल साम्राज्य की क्या होती है, मुगल साम्राज्य की एक तरीके से प्रधानमंत्री होती है। इसकी मृत्यु के 40 दिन बाद वो भी मर जाती है। पीर मोहम्मद बाद में नर्मदा नदी में डूब के मर जाता है। एक तरीके से पूरा परिवार ही लगभग खत्म हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम गोंडवाना। गोंडवाना का दूसरा नाम क्या है, गढ़कटंगा। और गढ़कटंगा में आसफ खां को भेजा जाता है और वो दुर्गावती को हरा देता है और उसके जो उसका राज्य होता है 1564 में ये उसको सम्मिलित कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाद में दुर्गावती आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद में देखिए मेवाड़ आता है जिसको थर्मोपोली कहा जाता है हिंदुस्तान की। और वहां का राजा कौन है, उदय सिंह। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता का नाम है, जो वास्तव में इतने बहादुर नहीं है जितने राणा सांगा थे, ना इतने बहादुर हैं जितने राणा प्रताप थे। लेकिन उदय सिंह ने मुगलों को मलिन विदेशी कहा है। क्या कहा है, मलिन विदेशी। मलिन का मतलब होता है मैला होना। और यहां से उदय सिंह चला जाता है युद्ध छोड़कर, और वहां दो वीर हैं, जयमल और फत्ता, जिनमें जयमल जो होता है वो मीरा भाई का चचेरा भाई है और दूसरा होता है फतेह सिंह, जिसे फत्ता कहा जाता है। जयमल और फत्ता बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपने धर्मेंद्र की मूवी देखी होगी जय और वीरों वाली, शोले। तो ये वास्तव में बड़े वीर हैं और इनकी वीरता से अकबर भी इतना प्रभावित होता है कि इनकी मूर्तियां आगरे के किले पे लगवा देता है। बाद में उन मूर्तियों को औरंगजेब के द्वारा हटवाया जाता है। तो बड़ा ही अच्छे कैरेक्टर हैं जयमल और फत्ता। हालांकि जो जयमल और फत्ता की जो वो ये है, मैं इसकी वीडियो राणा प्रताप के ऊपर अलग से बनाऊंगा, तो उसमें अकबर की बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जिससे जो चीज इसमें नहीं है वो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। और 1576 में इस समय उदय सिंह के बाद जो राजा बनते हैं वो महाराणा प्रताप बनते हैं, जो अपने आप में बहुत वीर हैं। और 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। देखिए युद्ध तो राणा प्रताप हार जाते हैं, लेकिन मुगलों में इतना ज्यादा भय होता है मुगलों में कि जब वो मुगल योद्धा बुजुर्ग हो जाते हैं तो बाद में कहानी किस्सों में ऐसा बताते हैं कि उन्हें उस समय जब युद्ध हो रहा होता है तब भी उन्हें बहुत ज्यादा भय लगता है। तो ऐसी स्थिति में 1576 में युद्ध तो हार जाते हैं, लेकिन बाद में मेवाड़ का अधिकतर हिस्सा मरने से पहले राणा प्रताप अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसको खैर दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कश्मीर को 1586 में मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता है। अकबर की एक बात और खास थी, अकबर को अक्षर बोध नहीं था, यानी कि अकबर अनपढ़ था। और अकबर को अनपढ़ किस लिए था, क्योंकि हुमायूं उस समय ईरान में बिजी था, उस पर आफत आ रही थी और अकबर का जो पालन पोषण हुआ अपने चाचाओं के और मामाओं के इस तरीके से जो मिलजुल कर उनका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अकबर पढ़ नहीं पाता। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या होती है, उसने और लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल किया है। और उसके दरबार में नवरत्न थे। देखिए नवरत्न कौन कौन से, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। 4, इसमें 5 मुसलमान हैं और 4 हिंदू हैं। बीरबल जो बहुत बड़े वाक्पटु हैं, टोडरमल जो बहुत बड़े राजस्व ज्ञान करता है, तीसरे कौन है, तानसेन। तानसेन की उपाधि है कंठा भरण वाणी विलास। हालांकि इनको रूपमती हरा देती है संगीत में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं। मान सिंह जो है ये जयपुर का राजकुमार था, ये तलवारबाज है, इसने बहुत सारे युद्ध जीते। और जो मुसलमानों में 5 नवरत्न आते हैं, अबुल फजल जो आईने अकबरी के राइटर हैं और बहुत सारी किताबें लिखते हैं। हकीम हुमाम ये अकबर का रसोइया था। अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम के दोहे जो जानते हैं आप वो इनके ही हैं। मुल्ला दो प्याजा, ये वो वाले मुल्ला जी हैं, इन्हें प्याज पसंद थी तो इन्हें इनका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। और जो फैजी है ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं। और एक बात याद रखने की है, अबुल फजल और फैजी सगे भाई हैं और ये शेख मुबारक के बेटे हैं। ये शेख मुबारक कौन है, जिसने अकबर को महजर तैयार किया था, मजहर। अब देखिए उसके बाद आते हैं अकबर के जो वर्क हैं ईयर वाइज देख लीजिए। 62 में दास प्रथा को खत्म किया,
63 में तीर्थ यात्रा कर हटाया, 64 में जजिया हटाया, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, 1573 में मनसबदारी जो फारस का कंसेप्ट था, रैंकिंग सिस्टम था, उसको शुरू किया और मनसबदारी के साथ साथ में 1 करोड़ी का पद क्रिएट किया जो 1 करोड़ की आय का लेखा जोखा रखता था। 1574 में दाक प्रथा शुरू की, 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया जो इस्लाम वालों के लिए था, 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। और इसके पीछे खोलने का पीछे बहुत बड़ा कारण क्या था, क्योंकि अकबर बैठ जाता था और सभी जैन, बौद्ध, हिंदू और मुस्लिम सारे विद्वान इकट्ठा होकर वार्तालाप करते थे। उस वार्तालाप से अकबर का दिमाग खुला और अकबर का राज्य करने का तरीका बदला। इसके बाद देखिए मजहर। मजहर का मतलब समझ लीजिए, जैसे प्राचीन काल में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का काम करती थी। उसके बाद में जब मुस्लिम राज आया तो यहाँ पर शरीयत आ गई, सब कुछ यहाँ कुरान, हदीस, कदमा, यास के हिसाब चलने लगा। तो ऐसी स्थिति में जो उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग हावी रहता था राजा पर, सब उनकी चलती थी धर्म के नाम पर। लेकिन मजहर को शेख मुबारक ने तैयार किया और इसका मतलब होता है लास्ट में धर्म या कोई भी मतलब होगा, कोई भी मसला होगा, उस पर लास्ट निर्णय जो होगा वो बादशाह का होगा। ये मजहर के द्वारा अधिकार अकबर को मिलता है। 1580 में प्रांतों का गठन शुरू हो जाता है और 1580 में देसाला सिस्टम शुरू हो जाता है। और अंत में जो अकबर की अंतिम विजय होती है वो असीरगढ़ की विजय है, जिसमें अकबर इसके बाद अकबर को एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं अतिसार या उसे पेचिशी बोलते हैं। और अकबर का जो पहला जीवनीकार है वो बायजीत बयात है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायजीत बयात ये पहला जीवनीकार है। और जब इसको ये पेचिश रोग हो जाता है तो इसका जो बेटा जहांगीर है, हालांकि अकबर के कई बेटे हैं जिनमें दानियाल भी है, मुराद भी है, वो अत्यधिक दारू पीने के कारण मर जाते हैं। 2 जुड़वा बच्चे शुरू में पैदा होते हैं, वो पहले मर जाते हैं। 2 बेटियां भी हुई हैं उसकी। तो ऐसी स्थिति में लेकिन कुल मिला के इसका एक ही पुत्र बच पाता है जिसका नाम सलीम है, जो सलीम चिश्ती के बताते हैं आशीर्वाद से पैदा हुआ, तो उसका नाम सलीम रखा गया। और अकबर उसको खान वो कहा करता था, शेखो बाबा। और बाद में जहांगीर के नाम से शासक बनता है, हालांकि विद्रोह भी कर देता है। अकबर के प्रिय पात्र वीर सिंह बुंदेला का मर्डर भी कर देता है। सॉरी, अकबर का जो प्रिय है जिनका नाम है अबुल फजल, तो अबुल फजल को जहांगीर के द्वारा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा मरवा दिया जाता है, जिससे अकबर को बड़ा झटका लगता है। खैर अंत में कुल मिला के दोनों बाप बेटों में सुलहनामा हो जाता है और अकबर के मरने के बाद गद्दी जहांगीर को मिलती है। दोस्तों, ये अकबर का टाइम पीरियड बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे करैक्टर ऐसे हैं जिन पर हम इस पर प्रकाश नहीं डाल चुके हैं, जैसे मेवाड़ के राणा प्रताप हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो सेपरेट राणा प्रताप पे बन जाए जिसमें कुछ अकबर का भी आ जाएगा और आसपास भारत की स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे उसके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।